नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अमन चोपड़ा मामले की, जिसको लेकर के कटारिया ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम और कांग्रेस चौथे स्तंभ की सिर्फ बात करते हैं। तो कटारिया ने जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सीएम और कांग्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन हकीकत विपरीत है। सीएम गहलोत को जवाब देना चाहिए, पत्रकार को हाईकोर्ट की शरण क्यों लेनी पड़ी। पत्रकारों पर जिस प्रकार की घटनाएं होती है, सरकार जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करती है वो जग जाहिर है। इस पत्रकार ने भी कुछ ऐसी न्यूज़ देने का प्रयास किया होगा जिससे कांग्रेस हिट होती है और उसके कारण से उस पर मुकदमा करके अपने पुलिस के बल पर गिरफ्तार करने का प्रयास किया। ये तो ठीक है कि कोर्ट ने इसकी मदद कर दी। इसका मतलब सारा केस समझने के बाद ये लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस में इस चौथे पाए की जो बातें करने के लिए कुछ और होती है, लेकिन हकीकत में कुछ विपरीत दिख रहा है। वहीं अमन चोपड़ा मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। मेघवाल ने ट्वीट कर लिखा कि गहलोत सरकार के तानाशाह राज में राजस्थान पुलिस का न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के हाईकोर्ट से गिरफ्तारी रोक के आदेश के बावजूद भी घर पहुंचकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने हेतु किया गया कुत्सित प्रयास बेहद निंदनीय है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अमन चोपड़ा मामले में ट्वीट कर सवाल उठाए। शहजाद ने लिखा है कि सीएम गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा, कानून अपना काम करेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो, फर्जी मुठभेड़। क्या यह खुली और परेशान करने वाली धमकी नहीं है? यह सवाल पूछा है शहजाद पूनावाला ने। वहीं बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी अमन केस में सरकार से सवाल किए हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने ट्वीट किया और लिखा कि अमन चोपड़ा के केस में हाईकोर्ट का स्टे मिलने के बावजूद पुलिस दबिश क्यों दे रही है। गहलोत जी का जवाब देखिए, कानून अपना काम करेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो। मतलब यह पूछा है लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने। तो अमन चोपड़ा के मामले को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग ट्विटर पर भी लगातार लिख रहे हैं। हैशटैग नेशन विद अमन चोपड़ा के साथ ट्विटर पर लोग अपनी बात लिख रहे हैं और बीजेपी लगातार हमलावर है इस मामले को लेकर। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी ट्वीट किया है और एनकाउंटर वाले बयान को लेकर सवाल पूछा है। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोधपुर से अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, कल सुनवाई होनी थी, आज के क्या अपडेट हैं? क्या आज सुनवाई हो पाएगी? देखिए, बात करें तो जो अमन चोपड़ा की याचिका पर कल जो है मामला सूचीबद्ध किया था, अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कल सूचीबद्ध किया था, लेकिन समय अभाव के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए आज का दिन मुकर्रर करते हुए जो 30 मामले थे और जिसमें अमन चोपड़ा का मामला भी शामिल है, उनको जो है आज सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश किया। आज जो सप्लीमेंट्री कॉजेस है, यानी कि पूरकवाद सूची में 167 नंबर पर जो है अमन चोपड़ा की याचिका सूचीबद्ध की गई है, यानी कि 150 से जो है पूरकवाद सूची शुरू होती है। इसका मतलब यह है कि 18 नंबर पर जो है अमन चोपड़ा का मामला सूचीबद्ध किया गया है। अब देखने वाली बात है कि करीब 9 से 10 बजे के बीच जो है इस मामले में जो है सुनवाई होने की संभावना बताई जा रही है और
आज का दिन इस मामले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है सुनवाई लंबित है, आज मामले में सुनवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो राजस्थान पुलिस लगातार अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है इस मामले में। जी तो क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि जैसा कल भी हमने देखा था चंद्रशेखर की ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है, ऐसे में कोर्ट का समय 1 बजे तक ही होता है, तो आज उम्मीदें कितनी की जाए? लेकिन इसी तरह बात करें तो ग्रीष्मकालीन समय है, सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक कोर्ट का समय रहता है। ऐसे में जो चूंकि मामला पूर्ववाद सूची में 18 नंबर पर सूचीबद्ध है, यानी कि 167 क्रम संख्या 167 और 18 नंबर, तो कहीं ना कहीं जो सुबह जल्दी नंबर आने का जो है एक उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि मामले की सुनवाई जो कोर्ट में जो है पूर्ववाद सूची से ही करने की परंपरा रही है, की रहती है। आज भी अगर कोर्ट पूर्ववाद सूची से सुनवाई शुरू करती है तो 18 नंबर पे है, तो यानी कि 9:30 से लेके 10 बजे 9 से 10 बजे के बीच जो है इस मामले में सुनवाई होने की संभावना है। जी सर। एक और चीज चंद्रशेखर, सुनवाई होगी, सब कुछ कोर्ट पर ही निर्भर कर रहा है और कहें तो निगाहें जो हैं वो जोधपुर पर ही टिकी हुई हैं, तो अब ऐसे में उम्मीद क्या की जा सकती है? क्योंकि हमने देखा है जयपुर हाईकोर्ट ने किस तरीके से राहत दी है, तो क्या हम उस चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि अमन चोपड़ा को आज हो सकता है बहुत बड़ी राहत मिल जाए? जी निश्चित तौर पर अगर बात करें तो अमन चोपड़ा की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। इस दौरान जो है इस प्रकार से राजस्थान उच्च न्यायालय की जो बेंच जयपुर में 2 मामलों पे जो है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर स्टे के आदेश दिए थे, और तो ये जो आदेश मिले हैं तो वो कानून की लाइट में दिए जाते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजन जो है इस तरह के आदेश दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अमन चोपड़ा को जो जयपुर में जो राहत मिली थी उसके लिए अर्नब गोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो एक आदेश है, इसके अलावा बाबूभाई वर्सेज गुजरात सरकार का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आदेश है, उन सब की लाइट में जो है अमन चोपड़ा को वहाँ पे राहत मिली थी। अब ऐसे में जो है इसी तरह के जो और जो सुप्रीम कोर्ट की जो सारे जो डिसीजन है जिनकी लाइट में जो है फैसला देने की गुहार यहाँ पे की जाएगी जोधपुर में। इसके साथ ही अमन चोपड़ा के लिए जो जयपुर के 2 आदेश है उनको भी नाइक नजीर के रूप में जोधपुर में पेश किया जाएगा। तो पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि अमन चोपड़ा को आज जो है बड़ी राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए चंद्रशेखर, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर पर हमने देखा है कि नेशन विद अमन चोपड़ा ये ट्रेंड भी कर रहा है, लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, तो ये चीजें भी बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि समर्थन पूरे देश का अमन चोपड़ा को भी मिल रहा है। देखिए अगर बात करें तो जो प्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी की बात है उसको लेकर देश ही नहीं दुनिया इसको लेकर बात करती है, और आज अमन चोपड़ा को जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, लगातार लोग हैशटैग को जो है आगे उसको ट्रेनिंग में लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि प्रेस जो है उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, प्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहे। इसको लेकर लोग जो है उनके साथ आए हैं, और अन्य कई राजनीतिक दल भी जो है लगातार जो है उनके साथ आए हैं और उनके लिए जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अब चंद्रशेखर, कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में मैं आपसे अगर समझूं, देखिए पहला केस जो हुआ था, पहला एफआईआर जो है वो डूंगरपुर में ही हुआ था और उसी को लेकर के सुनवाई है। बाकी 2 केसेस में जैसा कि सहयोगी सचिन से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसी को आधार बना करके कोर्ट की तरफ से राहत भी मिली। तो क्या यहां जो 2 केसों में राहत मिली है उसे नजीर के तौर पर भी वहां पेश किया जाएगा? तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये नजीर जो है वो अमन चोपड़ा के बहुत काम आएगा। देखिए निश्चित तौर पर बात करें तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, पुराने आदेश हैं, उनकी बात करें तो एक ही तरह के मामले एक ही मामले को लेकर अलग अलग एफआईआर अलग अलग थाने में नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर जो है 3 एफआईआर की गई है अलग अलग जिलों में, अलग अलग थानों में। इसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच में जो है मामले में अमन चोपड़ा को गिरफ्तारी पर रोक के आदेश पारित करके राहत दी है। तो निश्चित तौर पर आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें यह जो आदेश है कहीं ना कहीं न्यायिक नजीर पेश किया जाएगा, और उसकी चूंकि जब एक ही मामला, एक ही प्रवृत्ति का मामला, एक ही धाराओं का मामला है, तो इस तरह के मामले में एक कोर्ट ने यदि जो है राहत दी है तो ये पूरी संभावना है और पूरी उम्मीद जो है बात कही जा सकती है कि लंबी मामला है, यानी कि जोधपुर में उसमें भी इसी तरह के आदेश आने की संभावना रहती है। जी बिल्कुल। और चंद्रशेखर, कोर्ट की कार्यवाही जो है वो ऑलमोस्ट अब तो शुरू होने वाली होगी। जी की अगर बात करें तो जो है सुबह
8 बजने के साथ ही कोर्ट में जो है हलचल शुरू हो जाती है। 8 बजे जो है डाइस पर जो है न्यायाधीश के आकर बैठने का और जो मामले को सुनने का क्रम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में जो है कोर्ट में जो मामला शुरू होने वाला है, जो है ना सुनवाई शुरू होने वाली है। और जो अमन चोपड़ा का मामला है वो करीब 9 से 10 बजे के बीच जो है सुनवाई होने की संभावना है। जी चलिए, तो नजर आप बना करके रखिए चंद्रशेखर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। महेश जोशी के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। अब जो 0 एफआईआर थी वो रेगुलर एफआईआर में बदल गई है। रेगुलर एफआईआर के मामले में जांच भी शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महेश जोशी के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज हुई, 0 एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई, जो अब रेगुलर एफआईआर में तब्दील हो गई है। और अब इस मामले की जांच भी शुरू हो गई है। जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। तो मुश्किलें जो हैं वो महेश जोशी के बेटे के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रेगुलर एफआईआर में 0 एफआईआर बदली है। वहीं जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोप के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो कांग्रेस का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो जाने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन दोषी पाए जाने पर कार्रवाई जरूर होगी। अब इस मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। देखिए मामला है क्या। माननीय विधायकों की और माननीय मंत्रियों की परिजनों का, बेटों का भी इतना हौसला बुलंद हो गया है कि वो स्वयं भी सामूहिक बलात्कार करने के लिए बलात्कार करते हैं। आपको तो ध्यान होगा। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर घिरी सरकार पर बीजेपी का ये सबसे गंभीर आरोप है, क्योंकि यह मामला राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से जुड़ा है। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप के आरोप ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। आज एफआईआर करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। मामला सरकार के वरिष्ठ मंत्री का है, तो इसे लेकर सीएम से भी सवाल पूछे गए। अभी तो मैंने न्यूज पढ़ी है, तो जानकारी प्राप्त कर रही है एक्चुअल में क्या घटना हुई है। अभी तो तफ्तीश जब चलती है तो पहले तफ्तीश सामने शख्स आएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज हुआ है। जलदाय मंत्री महेश जोशी का बेटा है रोहित जोशी। दिल्ली पुलिस ने सवाई माधोपुर पुलिस को रोहित जोशी का मामला सौंपा। रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर थाने में दर्ज हुई थी शिकायत। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर दर्ज हुआ मामला। रोहित जोशी पर जबरन सेक्स, धमकी देने, गर्भपात करवाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। जबरन अप्राकृतिक सेक्स करने, जान से मारने की धमकी के भी आरोप है। वहीं इस पूरे मामले पर महेश जोशी ने भी अपनी सफाई दी है। मैं चाहता हूं कोई एफआईआर अगर दर्ज हुई तो पुलिस उसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूँ। इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूँगा जो न्याय पर सत्य का करे। पीड़ित लड़की ने रोहित के खिलाफ राजनीतिक रसूख दिखाने के आरोप भी लगाए हैं और इसी डर से उसने दिल्ली में रोहित के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर उसे सवाई माधोपुर एसपी को केस ट्रांसफर किया है। इससे पहले कांग्रेस के ही एक और विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे के खिलाफ भी रेप के आरोप लग चुके हैं।
दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। राजस्थान के रोहित जोशी मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उस मामले को दर्ज कर लिया है। इस मामले में पहले 0 एफआईआर दर्ज किया गया था और चर्चा चल रही थी कि इस मामले को वापस सवाई माधोपुर जो थाना की जो पुलिस है बकायदा वहां भेजा जाएगा और वो वहां की पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखा गया, जिस तरह से इस मामले में पीड़िता का बयान 164 के तहत बकायदा बयान जब दर्ज हुआ तो उसके बाद देखा गया कि इस मामले में दिल्ली में इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद सदर बाजार थाना की पुलिस इस मामले को दर्ज करके अब इस मामले में आगे की तफ्तीश के लिए जुट गई है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में जो मुख्य आरोपी है रोहित जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद राजस्थान से उसे दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में उससे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से आरोप की बात करें, पीड़िता ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कि नशे के दौरान उसके साथ में दुष्कर्म करने का मामला, इसके साथ ही ब्लैकमेलिंग का मामला वो भी दर्ज कराया गया। इसके साथ ही अप्राकृतिक तौर पर यौन संबंध बनाने का जिस तरह से आरोप लगा है, इन तमाम मामलों पर की गंभीरता को देखते हुए उससे पूछताछ की जाएगी। जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पर कई आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर रोहित जोशी जो है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो देखना लाजमी होगा कि इस मामले में अगली पूछताछ रोहित जोशी से कब होती है। निश्चित तौर पे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्द ही रोहित जोशी को पूछताछ का नोटिस भेज सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी के कुछ और नेताओं ने महेश जोशी के बेटे पर रेप मामले में सरकार को जमकर घेरा कि ये तुष्टीकरण की नीति के कारण जगह जगह ये घटनाएं हो रही है और राजस्थान बदनाम हो रहा है। इसके साथ ये जो घटना जुड़ती है, थाना गाजी से लेकर के गैंग रेप से लेकर के लगातार जुड़ती है। अभी मंत्री पुत्र पे जो आरोप लगा वही राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस प्रकार की बातों पर साबित हो गया कि इस कांग्रेस संस्कृति में मतलब इस प्रकार की घटना होना कोई बहुत ज़्यादा मतलब चौंकाने वाली नहीं है। ये परिपाटी सी बन गई है और राजस्थान का मुख्यमंत्री बिल्कुल मौन इसलिए है कि उसको अपनी सरकार बचा के चलानी है। इस सरकार बचाने के चक्कर में कितनी असहायों के साथ में ये दर्दनाक घटनाएं होती रहेगी और राजस्थान टुकुर टुकुर देखता रहेगा। जिस तरीके से माननीय मंत्री साहब के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं रेप का, धमकाने का, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो इनके बेटों को भी खुली छूट दी जा रही है और इनके मंत्री और विधायक ऐसा कोई दिन नहीं है जो टीवी और अखबारों पर नहीं आया हो। तो मैं कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपनी कुर्सी का लालच छोड़िए और हमारी बहन बेटी की जो आबरू है उसको बचाने के लिए कुछ आप फैसला लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं, जनता सड़क पर खड़ी होकर के आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, सबसे पहले तो एक अपडेट आपसे चाहेंगे, मामले को लेकर अपडेट है क्या? देखिए अभिषेक, जिस तरह से ये मामला पहले 0 एफआईआर के तहत रजिस्टर किया गया था, लेकिन अब ये मामला अब एक एफआईआर में तब्दील हो चुका है और एक जो जनरल आरसी होता है, जनरल एफआईआर होता है, उसमें ये केस को रजिस्टर कर लिया गया है। तो अब केस को रजिस्टर किया गया है, कल ही केस रजिस्टर किया गया है। तो अब इस मामले में एक आयोग की नियुक्ति कर दी गई है और आयोग की नियुक्ति करने के साथ साथ जो एक महिला आयोग होंगी जो इस मामले में आगे की पूछताछ करेंगी। कल जिस तरह से इस मामले में पीड़िता का 168 का तहत बकायदा उसका बयान करवाया गया था। 168 का जो बयान होता है काफी महत्वपूर्ण होता है, जो एक मजिस्ट्रेट के सामने कराया जाता है। तो उस बयान के तहत वो पाया गया कि काफी जो आरोप है उस आरोप की गंभीरता काफी ज्यादा है। तो इस मामले की चीज को ध्यान में रखते हुए अब जल्द ही इस मामले में आगे पूछताछ के लिए मुख्य आरोप को नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन उससे पहले केस की जो आईओ है उसके द्वारा कुछ लोकेशन का भी वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे दिल्ली में जो जिस होटल का जिक्र किया गया पीड़िता के द्वारा, होटल में जाके वहाँ के डायरी को चेक करना, जुड़े हुए तमाम इनपुट को देखना, उसके बाद ही कुछ आगे की तफ्तीश का दायरा बढ़ेगा। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं आज औपचारिक तौर पर इस मामले पर
इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। और जिस तरह से पीड़िता के द्वारा रोहित जोशी के खिलाफ जिस तरह से आरोप लगाया गया है, उसको खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस की जो एक विशेष टीम है जो सदर बाजार थाना के अंतर्गत आता है, तो उसके द्वारा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आज से प्रारंभ हो जाएगी। और प्रारंभ होते ही इस मामले पर फिर आगे की जो प्रक्रिया बचती है वो पूछताछ की प्रक्रिया, जिसमें कि रोहित जोशी से पूछताछ करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो उसके लिए बकायदा नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस भेज करके उसे दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली बुलाने के बाद आगे की पूछताछ की प्रक्रिया होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शंकर आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या प्रदेश के बिजली संकट के लिए सिर्फ कोयला संकट ही जिम्मेदार है? और अगर कोयला संकट ही इसके लिए जिम्मेदार है तो इस संकट से निपटने के लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? यही सवाल प्रदेश की जनता पूछ रही है और यही बात बीजेपी भी सरकार से जानना चाहती है। लेकिन सरकार का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान का नहीं है। 45 के पार पारा बिजली कट से बेहाल, मरुधरा पर डबल अटैक। जब प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है, तभी बिजली के संकट ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कोयला संकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन साफ है कि समय रहते समाधान न निकालने से मामला गंभीर हो गया। राज्य के पावर प्लांट में उत्पादन या तो ठप है या बेहद कम, और करीब 2 महीने तक यही हालात बने रहने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में बिजली की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ी है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। आपको बता दें कि प्रदेश में घोषित तौर पर 1 से 3 घंटे की कटौती चल रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये कटौती 10 से 12 घंटे की है। प्रदेश में औसत 25.25 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की मांग है। अधिकतम मांग ने 29 करोड़ यूनिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मांग और उत्पादन में प्रतिदिन करीब 5 करोड़ यूनिट का गैप है। वहीं प्रदेश में 1970 मेगावाट की 5 थर्मल प्लांट में उत्पादन ठप है। तो बीजेपी इसी बहाने गहलोत सरकार पर हमला बोल रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इसे सरकार का मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान में नहीं है, देश का बड़ा हिस्सा इस संकट से जूझ रहा है। पूनिया जी को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। बहरहाल तेज गर्मी के साथ बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन में कमी से हाल बेहाल है, लेकिन कोयला संकट भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कोयला संकट पेमेंट ना होने के कारण उत्पन्न हुआ या इसका कोई और भी कारण है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।